हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स में आप सभी बच्चों का होने वाला है क्लास टेस्ट। जी हाँ, आज आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेंट के तौर पे भाग लेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12th के बायो में जो जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है उसका एक तरीके से एग्ज़ाम भी होगा और साथ ही साथ रिवीजन होगा। इस रिवीजन की शुरुआत जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सेलेक्टेड एमसीक्यू फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक जो आपने पिछले 6-7 वीडियोज के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक तरीके से मूल्यांकन करने का आज दिन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है एक फ्रेश एनर्जी के साथ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत आसानी से बिना किसी हेल्प के सॉल्व भी करेंगे। एक छोटे से नोट के साथ आपके एग्ज़ाम से इसको कनेक्ट करते हुए ये कहना चाहेंगे कि एक बार की बात है कि एक तितली जो है अपने कुकून में से, कुकून मतलब समझिए तितलियों का घर होता है। तितली जब लार्वल अवस्था में होती है तो उन्हीं कुकून के बीच में एक नेटवर्क और जाल बना के रहना सीखती है और परिपक्व होने के बाद उस जाल से बाहर आती है। आप जैसा कोई एक तितली का मददगार व्यक्ति तितली की मदद करना चाहता था, उसने क्या किया, उस कुकून को कैंची से काट दिया और तितली को उस जाल से बाहर निकाल दिया। उसने तो मदद की, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, तितली अपने कुकून से तो बाहर निकली पर उसे उड़ना नहीं आता था। यानी कि ये जिंदगी के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हर जानवर अपने जीवन में कहीं ना कहीं डेवलप करके विकसित होते हैं, वो चैलेंज उन्हें स्पेशल बनाने के लिए और महान बनाने के लिए होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब आप इस क्वेश्चंस का जवाब दे रहे होंगे तो आपके कोई साथी उस व्यक्ति की तरह कैंची लेके कुकुन को नहीं काटेंगे, यानी क्वेश्चन में आपका हेल्प नहीं करेंगे सॉल्व करने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप एक एक करके इसको सॉल्व करते चलिए और हम साथ में आप इसको साथ मिल के शेयर करके आंसर करते चलते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। आपने पिछले कुछ वीडियोज में पढ़ा होगा कि पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है। मैं ये क्वेश्चन हालांकि इंग्लिश में दिए हुए हैं, मैं इसका एक तरीके से बाइलिंगुअल फॉर्म में हिंदी में आपको बता रहा हूँ। जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ये चार जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे और मुझे लगता है कि अगर आपने सही तरीके से समझा है तो आपको अब तक समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी लैंगिक अंग के रूप में टेस्टिस जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो जोड़ा होता है। यानी इसका आंसर होगा पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग टेस्टिस होता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेस्टिस जो है टेम्परेचर के मामले में टेस्टिज से संबंधित कौन सा तथ्य इसमें सही है। कहा जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिज इज मेंटेन। कैसे मेंटेन होता है भाई, तो मेंटेन होता है कि 5 डिग्री हायर होता है बॉडी टेम्परेचर से, दूसरा है कि बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होता है, तीसरा होता है 2 से 2.5 डिग्री कम हो जाता है शरीर के तापमान से, और चौथा है कि 10 डिग्री कम होता है शरीर के तापमान से। तो यहाँ मैंने जानबूझ के यहाँ पे बी में टिक लगाया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज होकर कहीं गलती से बी ना कह दें। आप सही तरीके से दिमाग लगाएंगे कि जो टेस्टिज का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से टेम्परेचर के संदर्भ में सबसे सही तथ्य कौन है, तो आप पाएंगे कि ये जो है 2 से 2.5 डिग्री जो है बॉडी के टेम्परेचर से कम तापमान होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। ये सभी क्वेश्चंस पिछले वीडियो से पढ़ाए गए कंसेप्ट के आधार पर लिए गए हैं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। जो तीसरा जो एमसीक्यू है वो पूछ रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे होती है, यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो है बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया विकसित होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएं तो ये क्वेश्चन है कि उस सेल के बारे में पूछा जा रहा है जो एक तरीके से नरिशिंग सेल की तरह काम करता है स्पर्म के लिए। स्पर्म को नरिश करने वाला सेल कौन है, और इसमें आपको मैंने पढ़ाया है 2 तरह के सेल के बारे में, और एक सेल को तो बाकायदा मैंने नाम भी दिया है कि उसका नाम ही है नर्सिंग सेल। यानी वो सेल जो नर्सिंग करेगा वो सेल है हमारा सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल हो जाएगा इसका आंसर। आप अपने मन में क्वेश्चंस का आंसर भी जो है कॉपी में टिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पिछले वीडियो से जो कंसेप्ट आपके दिमाग में बने हैं उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका एक तरीके से स्वमूल्यांकन भी है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो ये बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और लगभग इसी पैटर्न से जुड़े क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करने को आएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन है कि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन को सेक्रेट करने में किसकी भूमिका होती है। यानी जो टेस्टोस्टेरॉन जो पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित करता है, दाढ़ी मूछ आप में जो विकसित होती है, उसमें किस कोशिका की भूमिका होती है। तो यहाँ पे एकदम दिमाग में याद रखेंगे, नाम भले लेडिक है पर ये लेडीज से जुड़ा नहीं है, यानी वो लेडिक कोशिका टेस्टोस्टेरॉन के स्राव में निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। अगले हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं जहां पे आपको पढ़ना है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिका को प्रेरित करने के लिए, उकसाने के लिए कौन से हार्मोन इसमें भाग लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हार्मोन के नाम लिखे गए हैं, FSH, LH, TSH और ACTH। अगर आपने पिछले वीडियो को ठीक से पढ़ा है तो आप देखेंगे ये दो ही हैं जो इससे संबंधित हो सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको लेडिक कोशिका की बात आएगी तो मैंने कहा था कि L से लेडिक याद रखिएगा, ये LH याद रखिएगा, ये दोनों में LL है और ये जो है प्रेरित करता है लेडिक कोशिका को। तो हार्मोन जो लेडिक कोशिका को स्टिमुलेट करता है उसका नाम है LH। आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन होगा विच हार्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। कौन सी इसमें से जो हार्मोन है वो सर्टोली सेल के ऊपर जो है वो कार्य करता है। तो मैंने कहा कि जनन के दौरान ये दो प्रकार के हार्मोन जिसे आप FSH और LH कहते हैं, उसमें आपने देखा कि LH हार्मोन लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, तो बच गया अपना बड़ा भाई FSH, ये जो है सर्टोली कोशिका को स्टिमुलेट करता है। तो आंसर हो जाएगा FSH हार्मोन सर्टोली कोशिका को एक तरीके से एक्ट करता है और उससे उसका कार्य करवाता है। आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, मेल में एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन है, मतलब सिवाय कोई एक है जो ऑड मैन आउट करेंगे, बाहर करेंगे, बाकी आपको लग रहा है कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड हो सकता है। तो द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड ऑल, सब एक छोड़ के। तो आप देखेंगे सेमाइनल वेजाइकल्स, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पिछले वीडियो में मैंने अपने 3 एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में समझा था और यही 3 लोग मिलके सेमाइनल प्लाज्मा जैसे द्रव्य का स्राव करते हैं और ये जब स्पर्म में मिलते हैं तो सीमेन का निर्माण होता है ओवरऑल। तो थायराइड ग्लैंड पुरुष और स्त्री दोनों में पाए जाते हैं, तो बहुत इजीली आप इसको बाहर कर देंगे, बाकी सभी के सभी जो है वो आंसर में आ जाएगा। मतलब आंसर कौन सा होगा जो एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड करता है, तो ये 3 है एक्सेसरी ग्लैंड, थायराइड एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में। सेमाइनल प्लाज्मा जो है फॉर्म्ड बाय सेक्रेशन ऑफ, किसके सेक्रेशन से सेमाइनल प्लाज्मा बनता है, केवल टेस्टिज के द्वारा, केवल इपिडिडाइमिस के द्वारा, एक्सेसरी ग्लैंड जितने भी पाए जाते हैं क्या उनके द्वारा, या स्क्रोटम के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि सेमाइनल प्लाज्मा एक द्रव्य है और ये द्रव्य किसका द्रव्य है, तो ये जितने भी एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये सब मिल के जो द्रव्य निष्कासित करते हैं, श्रावित करते हैं, उसे ही हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और इसी सेमाइनल प्लाज्मा की संबंधित आपका पिछला भी कंसेप्ट था और यहाँ पे भी आप दिमाग रखेंगे कि सेमाइनल प्लाज्मा के सेक्रेशन में जिसकी भूमिका है वो है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड के तौर पे आपको 3 ग्रंथियां पढ़नी थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इसी को कहते हैं प्रोस्टेट और सेमाइनल वेजाइकल्स। तो ये सब मिल के बनाते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और अगला क्वेश्चन है कि ये जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट इन सीमेन इज सेक्रेटेड बाय, सीमेन में जो फ्रुक्टोज होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और पिछले वीडियो के आधार पे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये जो सेमाइनल वेजाइकल्स है इसी के द्वारा फ्रुक्टोज का स्राव किया जाता है और वो फ्रुक्टोज शुक्राणु को एक तरीके से पोषण देने में, ऊर्जा देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो फ्रुक्टोज का प्रेजेंस सेमाइनल वेजाइकल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। आते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स है ये क्या स्रावित करता है। आपके पास ऑप्शन है, क्या फ्रुक्टोज स्रावित करता है, साइट्रेट और एंजाइम का स्राव करता है, टेस्टोस्टेरॉन का स्राव होता है, या म्यूकस यानी चिपचिपा द्रव्य का स्राव होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स है पुरुषों में पाए जाने वाली ऐसी ग्रंथि जो सिंगल होती है, अकेले होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साइट्रेट और एंजाइम का स्राव करेगा, जिससे कि एक तरीके से शुक्राणुओं को प्रोटेक्शन भी मिलती है और एक तरीके से शक्ति भी मिलती है। रही बात फ्रुक्टोज की तो वो सेमाइनल वेजाइकल्स के द्वारा होता है, म्यूकस की वो कॉर्पस ग्लैंड के द्वारा, काउपर ग्लैंड के द्वारा होता है। तो ये था प्रोस्टेट ग्लैंड से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो है कि भाई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे आप काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, ये क्या स्रावित करता है? क्या इसके द्रव्य अम्लीय होते हैं? क्या ये क्षारीय होते हैं? क्या इनमें टेस्टोस्टेरोन होता है? क्या इनमें फ्रुक्टोज होता है? तो सबसे बेस्ट आंसर है कि जो काउपर ग्रंथि जो होती है जिसे आप बल्बो यूरेथ्रल कर रहे हैं, ये क्या रिलीज करता है? ये एक तरीके का वाटरी फ्लूइड रिलीज करता है, ये एक तरीके का म्यूकस रिलीज करता है, अल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्षारीय द्रव्यों का स्राव करता है, अल्कलाइन म्यूकस स्रावित करता है। आते हैं अगले क्वेश्चंस को। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले समय में जब भी आप क्लास 12 के एग्जाम देंगे, आप टर्मिनल एग्जाम देंगे, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस का भरमार होगा। और ये पिछले जो वीडियोज में जो कंसेप्ट आपने डेवलप किए हैं उससे आप इन सवालों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई कि ये जो वास डिफरेंसिया है, माफ कीजिएगा डिफरेंसिया नहीं है, इफरेंसिया है, वास इफरेंसिया कहाँ से अराइज होता है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि दो टर्म थे, वास इफरेंसिया और वास डिफरेंसिया। तो मैंने कहा था टेस्टिज से बाहर स्पर्म को बाहर करने में इफरेंसिया की भूमिका है और शरीर से बाहर रिलीज करने में डिफरेंसिया की भूमिका है। तो पूछ रहा है वास इफरेंसिया कहाँ से अराइज होता है? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, रेटी टेस्टिज से अराइज होता है। पिछले वीडियोज को आप अगर नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से देखिएगा, वहाँ क्लियरली बताया गया है कि टेस्टिज के भीतर स्पर्म कैसे बाहर रिलीज होता है भाई। तो पहले आता है रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज से आता है वास इफरेंसिया, वास इफरेंसिया से आता है इपीडिडाइमिस और वहां से फिर होता है वास डिफरेंसिया। तो पूछा जा रहा है कि ये इफरेंसिया कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? तो आप रेटी टेस्टिज आसानी से बता सकते हैं। तो रेटी टेस्टिज इसका आंसर हो जाएगा। आप आंसर को नोट भी करते चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है, इनफैक्ट बताना है कि स्पर्म जो है मोटिलिटी और मैचुरेशन कहाँ प्राप्त करता है। शुक्राणु जो बनते हैं शुक्रजनक नलिका में, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में जो शुक्राणु बनते हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी मोटिलिटी यानी ये गमन और ये मैचुरेशन परिपक्वन कहाँ विकसित करते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को थोड़ा भी देर करना चाहिए इसको बताने में, और इसका आंसर फटाफट हो जाना चाहिए इपीडिडाइमिस में। इपीडिडाइमिस वो भाग होता है जहाँ शुक्राणु का भंडारण होता है, जहाँ उनका परिपक्वन या मैचुरेशन होता है। ये पॉइंट्स वीडियोस क्लासेस के माध्यम से हूबहू आपको लिखवाए बताए गए हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और यहाँ हम देखेंगे कॉमन पासेज। कहा जा रहा है कि वो कॉमन पासेज बताइए, वो रास्ता मार्ग बताइए जहाँ से सीमेन और यूरिन दोनों एक साथ एक रास्ते निकलते हैं। तो आप याद रखेंगे, इनफैक्ट आप जानते हैं कि यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है। ये लाइन आपको बताया गया है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों का, सीमेन दोनों का मार्ग होता है, दोनों का रास्ता होता है। तो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन इन मेल, पुरुषों में। अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं कि ये जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है? क्या ये राउंडेड होता है? क्या ये अमीबॉइड होता है? क्या ये टेडपोल आकार का होता है? क्या ये कोबाइडल होता है? अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पोल आ रहा होगा, एंड दैट इज टेडपोल। टेडपोल शेप का होता है ह्यूमन स्पर्म। ये आप कर रहे हैं रिवीजन
कम आप एक टेस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं पिछले अपने पढ़ित वीडियो के आधार पे। आगे आते हैं, क्यूबॉइडल शेप का तो नहीं था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में एक्रोजोम के बारे में। एक्रोजोम का आपने नाम सुना होगा, शुक्राणु के हेड के ऊपर टोपी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे आप एक्रोजोम कहते हैं। और कह रहा है इस एक्रोजोम में जो स्पर्म में हो रहा है इसमें क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, एटीपी मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलेगा। तो आपको बताना है, इनफैक्ट आपको बताया गया है कि एक्रोजोम जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है और जिसकी वजह से ये ओवम के वॉल को पेनेट्रेट करने में फर्टिलाइजेशन के दौरान मदद करता है। तो एक्रोजोम जब भी पढ़ेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जरूर पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन एक्रोजोम से एक और बढ़ गया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो एक्रोजोम है ये किस चीज का बना होता है। अभी आपने देखा कि एक्रोजोम क्या है, स्पर्म का हेड है और इसका काम क्या था, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करना है। अब पूछ रहा है एक्रोजोम बना किसका है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्रोजोम जो है वो गोल्जी बॉडी का बना हुआ है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप पढ़ के एग्जाम में जाएंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। यहाँ पे मिलेगा आपको कि द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। आपको मैंने स्पर्म के अलग अलग भाग के बारे में बताया है। मैंने आपको स्पर्म के 4 भाग बताए हैं। स्पर्म में हेड होता है, स्पर्म में नेक होता है, स्पर्म में मिडिल पीस होता है और स्पर्म में टेल होता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मिडिल पीस है स्पर्म का उसमें कौन है, तो बिल्कुल कहते हैं एम से मिडिल पीस और एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो एम से मिडिल पीस और एम से माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के मिडिल पार्ट में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। द एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म जो है बाबू मूवमेंट करता है, ये आप जान रहे हैं। तो स्पर्म जो मूवमेंट करता है तो उसके लिए ऊर्जा कहाँ से आता है, एक्रोजोम, न्यूक्लियस से, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि एक्रोजोम तो भैया सिर वाला हिस्सा है, हेड वाला हिस्सा है, वो तो गोल्जी बॉडी का बना है, वो तो फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा। न्यूक्लियस भी हेड में ही होता है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, अनुवांशिक पदार्थ होगा। तो बच गया माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस है, ये पूरे सेल को पावर सप्लाई कर रहा है। तो स्पर्म को भी मोटिलिटी के लिए ताकत यहीं से मिलने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन के स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 46 होते हैं, 23 जोड़ा होते हैं, 44 होते हैं, 23 होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि जो शुक्राणु है या जो अंडाणु है ये अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम घट के हाफ हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 23 होते हैं स्पर्म के अंदर क्रोमोजोम की संख्या। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया पुरुषों में होती है वो कब शुरू हो जाती है, जन्म से ही शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी पे शुरू होती है, ओल्ड एज में, बुढ़ापा में शुरू होती है। ये तो बड़ा अटपटा ऑप्शन है। एम्ब्रॉयनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। तो आपने देखा होगा कि टेस्टिज निर्माण की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है वो भ्रूणीय अवस्था में, लेकिन शुक्राणु तो तब बनेंगे ना जब आपके अंदर प्यूबर्टी डेवलप होगी। तो प्यूबर्टी वही जो 10 से 12 वर्ष की अवस्था है, यहीं पे ये शुरू हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो एग्जाम में आपको आ सकता है। प्लीज इसको रिवाइज करेंगे। आने वाले अगले स्लाइड में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मैंने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में शुक्राणु जन्म के दौरान बताया था कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, लेकिन उसी प्रक्रिया में जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो यह प्रक्रिया बाबू स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। अगला GnRH कौन स्रावित करता है। GnRH, अगर जो बच्चे पूरे वीडियोज को फॉलो करते हैं उनके लिए ये बहुत आसान एकदम केक वॉक है, एकदम देखना है और आसानी से जो है फटाफट समझ लेना है। GnRH जिसको आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जैसे आप में परिपक्वता आती है, आप परिपक्व होते हैं, प्यूबर्टी के एज में आते हैं,
उसी दौरान हाइपोथैलेमस का ये संदेश आपके शरीर में पहुंचता है। तो याद रखेंगे जीएनआरएच का जो है सेक्रेट जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है और फिर ये आगे जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और इसी पिट्यूटरी की सहायता से फिर आगे का काम होगा। कौन संदेशवाहक आएंगे? ये दो लोग आएंगे, एलएच और एफएसएच। क्वेश्चन है आपसे कि एलएच और एफएसएच कहाँ से स्रावित होता है? अब जीएनआरएच स्रावित होता है बाबू हाइपोथैलेमस से, और वो आके किसको जगाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, अब यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस नहीं कहेंगे, एड्रिनल नहीं कहेंगे, टेस्टिज नहीं कहेंगे, पिट्यूटरी के पहले एंटेरियर लगा हुआ है। अब ये क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन जो स्रावित करता है उसके 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग को हम बोलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी और उसी से रिलीज होता है एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, जो बेहद इंपॉर्टेंट हार्मोन है पुरुषों में शुक्राणु निर्माण के लिए और मेलनेस को प्रमोट करने के लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कॉल्ड। सीमेन में जो द्रव्य है वो क्या कहलाता है? क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो साइटोप्लाज्म कहलाता है? बिल्कुल नहीं। लिम्फ तो ये कहलाएगा ही नहीं। एक ही बच गया, सेमाइनल प्लाज्मा। सीमेन में जो द्रव्य है वही सेमाइनल प्लाज्मा है और इसी सेमाइनल प्लाज्मा में जब आप स्पर्म जोड़ देंगे तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा? सीमेन हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी सेमाइनल प्लाज्मा कहलाएगा, नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर प्लाज्मा प्लाज्मा ही होता है। अब प्लाज्मा एक ही टाइप का नहीं है, प्लाज्मा टीबी भी होता है, ठीक है, प्लाज्मा टीबी भी होता है, प्लाज्मा ब्लड में भी होता है वाटरी पार्ट। तो प्लाज्मा जहाँ भी पानी है प्लाज्मा है। तो याद रखेंगे सब प्लाज्मा को में मेम्ब्रेन लगाने से ये प्लाज्मा आंसर में नहीं आएगा। तो बेस्ट आंसर विल बी सेमाइनल प्लाज्मा। दोनों में अंतर है, सेमाइनल प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और खाली प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर स्टोर्स स्पर्म टेम्पोरली। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से शुक्राणु को कुछ देर होल्ड करके लिए स्टोर करके रखता है, स्टोर करता है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म जो है बाबू बनता है, रेटी टेस्टिस से आगे बढ़ता है और जाके जमा हो जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंडलित संरचना में, और यही कुंडलित संरचना स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। नाम हो जाता है इपिडिडाइमिस। शुक्राणुओं का भंडारण, स्टोरेज इपिडिडाइमिस में होता है। अगला क्वेश्चन है वो है, सरटोली कोशिका को इसमें से और हम क्या कह सकते हैं? तो पहला ही क्वेश्चन था इससे, वहीं मैंने लिख दिया था कि इसको हम नर्स कह सकते हैं क्योंकि ये नर्सिंग का काम करता है। तो सर्टोली सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, और यहाँ हम लोग को पढ़ना है स्क्रोटम के बारे में कि स्क्रोटम जो है क्या करने में सहायता करता है? हार्मोन के सेक्रेशन में सहायता करता है, फर्टिलाइजेशन में सहायता करता है, बॉडी में शुक्राणु जनन के दौरान तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, या यूरिन मूत्र निर्माण में मदद करता है? तो बहुत सिंपल आंसर होगा कि स्क्रोटम जो है शुक्राणु जनन के दौरान यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान टेम्परेचर को रेगुलेट करने में थर्मो रेगुलेटर के भांति काम करता है। तो सी वाला ऑप्शन आप लगा दिए हैं। अंतिम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन। बिना थके हुए आप जवाब अगर दे रहे हैं, अब तितली की तरह दे रहे हैं या कुकुन से निकाली गई तितली की तरह दे रहे हैं वो आप जानते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सेमाइनल वेजाइकल्स है इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है सीमेन के वॉल्यूम में, सीमेन में सेमाइनल वेजाइकल्स के वॉल्यूम का परसेंटेज क्या है? क्या ये 10% होता है? क्या ये 20% होता है? क्या ये 30% होता है? और लास्ट ऑप्शन आप देख नहीं पा रहे हैं, क्या ये 60 to 70% होता है? तो याद रखिएगा सीमेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वॉल्यूम होती है वो सेमाइनल वेजाइकल्स की होती है, और इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो लगभग 60 से 70% तक होता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे,
पिछले वीडियोज के कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट क्रिस्टल पॉइंट होगा उसका आप नोट्स बनाते चलेंगे और तभी जाके आप एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डेवलप कर पाएंगे जो हु बहू एकदम एग्जाम में क्वेश्चन बन के आपके सामने आएगा। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम टिप ऑफ द टंग रहेंगे, फटाफट जवाब देंगे, तेजी से जवाब देंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था पिछले पढ़ाए गए वीडियोज पे रिवीजन कराने का। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोज में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर शुरुआत करेंगे और हर एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से अपने को बचाए होंगे, बचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।